एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का रहेगा हमारा व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लेवल्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का लेवल होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 1 to 5%, ऑप्शन बी 6 to 49%, ऑप्शन सी 50 to 150%, ऑप्शन डी ओवर 200%। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन सी। ब्लड के अंदर जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल होता है उसका नॉर्मल रेंज होता है ऑप्शन सी, यानी कि 50 से लेकर 150% के बीच में। चलिए इसका रेशनल किस तरह से वो भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल होता है वो 50 to 150% एक्टिविटी इसकी नॉर्मल रेंज के अंदर कंसीडर होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 6 से लेकर 49% जो होता है वो माइल्ड डेफिशिएंसी के अंदर आता है, और साथ ही साथ 1 to 5% जो होता है वो सीवियर डेफिशिएंसी के अंदर आता है। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी कंपेयर्ड विद नॉर्मल प्लाज्मा। आपने देखा ही जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं। इट एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी कंपेयर्ड विद द नॉर्मल प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म राइस इन फर्स्ट एड मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म यूज में ली जाती है जो कि है राइस, यानी कि RICE। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ऑप्शन बी रेस्ट, इमर्शन, कंप्रेशन एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन सी रन, आइस, केयर एंड एलिवेशन, ऑप्शन डी रेस्ट, इरिगेशन, कोल्ड एंड एलिवेशन। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट की तो उसके अंदर जो राइस का फुल फॉर्म होता है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रेस्ट, आइस, एलिवेशन। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं रेस्ट क्यों जरूरी होता है। रेस्ट क्या होता है, प्रिवेंट करता है फर्दर इंजरी से, तो इसीलिए इसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आएगा आइस। आइस का क्या रोल होता है, यह पेन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ स्वेलिंग भी रिड्यूस होती है। कंप्रेशन जरूरी होता है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, और एलिवेशन से क्या होगा, वेनस रिटर्न प्रमोट होगा और स्वेलिंग जो होगी वो रिड्यूस होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेशन और ई का मतलब एलिवेशन। यह जो मीनिंग है वो हमारा राइस का फर्स्ट एड मैनेजमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ आइस इज अप्लाइड फॉर लॉन्गर मिनट्स व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर। अगर 30 मिनट से भी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हम आइस को अप्लाई करते हैं तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। ऑप्शन ए वैसोडाइलेशन, ऑप्शन बी रीबाउंड वैसोडाइलेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वासोकंस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन डी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो परमानेंटली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रीबाउंड वासोडाइलेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वासोकंस्ट्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं आइस की तो आइस को जब हम अप्लाई करते हैं तो इनिशियली जो होता है वो वासोकंस्ट्रिक्शन करती है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है जैसे कि लॉन्गर देन 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किया तो वहां पर क्या होगा, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है विथ रिफ्लेक्स वासोडाइलेशन। इसीलिए हमारा राइट आंसर रहेगा कि आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वासोकंस्ट्रिक्शन के बाद में रीबाउंड वासोडाइलेशन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। अगर हम बात करते हैं आइस के एप्लीकेशन की तो इसका जो ड्यूरेशन होता है पर सेशन 15 से लेकर 20 मिनट्स तक होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एवरी 2 to 3 आवर्स होती है, और टोटल पीरियड की बात करें तो हम यहाँ पर जब इंजरी हुई है उसके फर्स्ट 24 से 48 आवर्स के अंदर इसे यूज में लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा विच लैबोरेटरी टेस्ट बेस्ट मॉनिटर्स बोन मैरो रिकवरी आफ्टर थेरेपी। आफ्टर थेरेपी बोन मैरो रिकवरी हो रहा है या नहीं, इसके लिए कौन सा ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि बेस्ट मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन ए रेटिकुलोसाइट काउंट, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन सी प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन डी ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो है ऑप्शन ए, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट एक अर्ली इंडिकेटर होता है फॉर बोन मैरो रिकवरी एंड RBC प्रोडक्शन। अगर हम बात करें HB लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट की तो यह दोनों भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन यह लेटर स्टेज के अंदर इंक्रीज होते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर हमें रेटिकुलोसाइट काउंट जो होती है वो इंडिकेट करती है कि यह बेस्ट हमारा बोन मैरो रिकवरी हो रहा है। और बात करते हैं हम ESR की तो ESR यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोक्सीयूरिया इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। हाइड्रोक्सीयूरिया जो होता है उसका यूज किसके ट्रीटमेंट के अंदर कॉमनली किया जाता है। ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया,
ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन डी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं कि हाइड्रोक्सीयूरिया जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर ट्रीटमेंट पर क्यों यूज में लिया जाता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, सिकलिंग हो जाती है आरबीसी की, जिसकी वजह से पैन होता है, और जो हमारा हाइड्रोक्सीयूरिया होता है वो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ फिटल हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से जो आरबीसी का सिकलिंग होता है वो प्रिवेंट होता है, और आरबीसी सिकलिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से जो हमारा पैन क्राइसिस था वो भी रिड्यूस होता है। इसीलिए हमारा सिकल सेल एनीमिया के अंदर हाइड्रोक्सीयूरिया जो रहता है वो यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ओनली अवेलेबल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल डिजीज इन सीवियर केसेस। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो हमारा सिकल सेल डिजीज होती है उसके अंदर ओनली अवेलेबल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सीयूरिया, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। चलिए हम यहाँ पर सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हाइड्रोक्सीयूरिया की, जो कि हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर ही देख चुके हैं। हाइड्रोक्सीयूरिया को सिकल सेल डिजीज के अंदर यूज में लिया जाता है, लेकिन हाइड्रोक्सीयूरिया हमारा डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग है, ना कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है सिकल सेल का। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिड्यूस करता है सिकल सेल के कंसंट्रेशन को, जिससे क्या होगा, टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड होगा, लेकिन यह भी हमारा सपोर्टिव मेजर के अंदर कंसीडर होता है, ना कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो कि हमारा राइट आंसर है। सिकल सेल डिजीज के अंदर क्या होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो जाने की वजह से जो हमारा डिफेक्टिव बोन मैरो है वो रिप्लेस हो जाता है हेल्दी स्टेम सेल के साथ में, जो कि हमारा ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है सिकल सेल डिजीज का। लेकिन क्या होता है, यह काफी कॉस्टली भी है, साथ ही साथ रिस्की भी होता है। लास्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी हमारे सपोर्टिव मेजर के अंदर आता है, ना कि क्यूरेटिव। जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, हमें पूछा गया है ओनली अवेलेबल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू असेस इन ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद हीमोफीलिया ए। अगर किसी क्लाइंट को हीमोफीलिया ए डायग्नोस हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी नर्स हम यहाँ पर कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम होगा जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कंडीशन में हमें असेस करना है। ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, ऑप्शन बी एपिस्टैक्सिस, ऑप्शन सी इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, ऑप्शन डी पैटसी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एपिस। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, जिसका मतलब होता है कि एयर जो है वो अंडर द स्किन ट्रैप्ड हो गई है, और यह कंडीशन आपको कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलेगी, ट्रोमा, चेस्ट ट्यूब या न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन के साथ एसोसिएट करती है, ना कि हीमोफीलिया ए के साथ में। एपिस्टेक्सिस जो कि हमारा राइट आंसर है। हीमोफीलिया ए किस वजह से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्ड ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉमनली हमें कौन सी साइट पर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, तो वो होगा हमारा एपिस्टैक्सिस। गम्स के अंदर ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है, साथ ही साथ हीमैट्रोसिस यानी कि जॉइंट्स के अंदर भी ब्लीडिंग प्रेजेंट देखने को मिल सकती है, और यह कंडीशन हमें हीमोफीलिया ए की साथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन की। यह एक वेस्कुलर प्रॉब्लम है, ना कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी पैटसी। यह हमें प्लेटलेट डिसऑर्डर के साथ में देखने को मिलता है, ना कि हीमोफीलिया की कंडीशन के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एपिस्टैक्सिस साइन एंड सिम्टम जो है वो नर्स हीमोफीलिया की कंडीशन के अंदर एक्सपेक्ट करेगी कि हमें यह चीज असेस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट हु हैज अ डायग्नोसिस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया टू इंक्रीज इंटेक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड। एक पेशेंट है जिसे कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोस हुआ है, तो इस केस के अंदर नर्स को कौन सा ऐसा फूड इंटेक है जिसे कि इंक्रीज करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी साइट्रस जूसेस, ऑप्शन डी फिश एंड पोल्ट्री। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमें जो एनीमिया दिया गया है वो है हमारा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हमें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से उस फूड कंटेंट को चूज करना है जिसके अंदर के फॉलिक एसिड रिच अमाउंट के अंदर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की, तो वो हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है वो बेस्ट डाइटरी सोर्स होती है फॉर द फॉलिक एसिड, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहेगा।
बात करते हैं फॉलिक एसिड की, तो यह जरूरी होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए, साथ ही साथ रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए।